का दिन जो है वो वर्ल्ड किडनी डे है। आज हम बात करेंगे क्योंकि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो होती हैं, और भारत की बात की जाए तो ये यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं किडनी से रिलेटेड निकल के आती हैं और लोगों को दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, परेशानियाँ रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें, और उसी सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी। ये डीएम नेफ्रोलॉजी हैं और सबसे बढ़िया बात ये उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ट्रेंड ये हैं जो PGI ट्रेंड हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर डायलिसिस एंड नेफ्रोलॉजी हैं ये पल्स हॉस्पिटल जम्मू में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और आज इनकी तरफ से यहाँ पर कैंप भी लगाया गया है कि जो लोग भी किडनी से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशान हैं, यहाँ आज आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आज वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ देखें तो आज इनका टेस्ट भी किया जा रहा है, यूरिन से रिलेटेड या ब्लड टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आज पल्स हॉस्पिटल जो है छन्नी हिम्मत में वहाँ पर किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, थैंक यू सो मच। सर पहली बात, किडनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती रहती है और आगे पता नहीं कैसा समय चलता जाएगा। पहली बात कि आज का दिन जो मनाया जाता है वो क्या है, सर लोगों को बताएंगे आप। आज एक्चुअली जो वर्ल्ड किडनी डे है ये एक ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम जो जनरल पब्लिक है उसमें किडनी की बीमारियों के बारे में, किडनी से बीमारियों से बचने के बारे में हम लोगों को अवेयरनेस दें, उनको ये बताएं कि गुर्दे की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका मेन पर्पस यही है। ये हर साल जो मार्च का सेकंड थर्सडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है। किडनी डिजीज़ जो है वो कितनी कॉमन है? किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है। अगर इसका हम जो वर्ल्ड ओवर या अगर हम इंडिया की भी स्टैट्स लें तो रफली 10% जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी तरह से किडनी की बीमारी में मुब्तला होती है। 10% का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक जगह 10 बंदे होंगे तो उन 10 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा कि जिसको किडनी की कोई ना कोई दिक्कत होगी। और ये लक्षण अगर एक इंसान को पता चल जाए कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है या डैमेज हो रही है, क्या हो रहा है, वो कैसे पता करेगा वो? किडनी की एक प्रॉब्लम ये है कि किडनी काफ़ी डैमेज हो जाए उसके बाद जाके इसके सिम्टम्स या लक्षण आते हैं। रफली हम देखते हैं कि कभी 50 से 60% किडनी जो है वो डैमेज होगी होती है और उसके बाद जाके किडनी के सिम्टम्स आते हैं। तो जो भी सिम्टम जब आना शुरू होते हैं उसमें सबसे कॉमन ये होता है कि कभी आपके पाँव पे सूजन आ जाती है, आँखों की साइड पे सूजन आ जाती है, भूख लगना कम हो जाती है, थकावट लगने लग जाती है, या कभी रात में आपको पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ जाता है, या कोई ब्लड प्रेशर जो है वो या तो पहले था और अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, या नया ब्लड प्रेशर खास करके अगर कोई यंग है 30 ईयर्स से बिलो है, तो इस तरह से ये किडनी के जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं। किडनी की बात करें तो कितनी तरह के जो किडनी से रिलेटेड बीमारियां जो है वो हो जाती हैं, और टेस्ट की बात की जाए तो कौन सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए इसके लिए? किडनी की बीमारियां तो ऐसे बहुत सारी हैं, इनको बहुत सारे ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक के लिए मैं मेनली ये बोलूँगा कि मेनली 2 किस्म की गुर्दे की बीमारियां हैं जिसको हम एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आपका गुर्दा पहले नॉर्मल था और अभी अभी कोई दिक्कत उसमें हुई है किसी वजह से, जिसकी वजह से वो उसमें खराबी आई है। तो ये यूजुअली विद इन डेज टू वीक्स, मतलब हफ्ता 10 दिन 2-4 दिन में ये खराबी शुरू हुई है। तो इसकी वजह अलग है। और जो दूसरी इसके बरक्स ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो काफ़ी टाइम से चले आ रही हैं, जिसका हम यूजुअली टाइम फिक्स करते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा से चले आ रही हैं। तो इस केस में जो वजह होती हैं वो अलग होती हैं। उसमें सबसे कॉमन वजह जो है वो शुगर है, जो कि वैसे भी बहुत कॉमन है जनरल पॉपुलेशन में। ब्लड प्रेशर है जो कि काफ़ी देर से रहे, कंट्रोल ना रहे, वो है। कुछ गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां हैं जिसमें जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो है, या गुर्दे की पथरी की बीमारी है, या कुछ जन्म जो ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो फैमिली के एक मेंबर में हैं तो वो आगे उनके बच्चों में भी जा सकती हैं, जिनको हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये 4-5 वजह जो है ये गुर्दे की को फेल होने की कॉमन वजह है। जैसे आपने एक्यूट किडनी की बात की कि ये भी होता है, उससे बचा कैसे जाए, क्या चीज़ें हम करें कि हम इस चीज़ से बच जाएँ? एक्यूट किडनी जो इंजरी, एक्यूट किडनी फेलियर या इंजरी जो होता है,
इसकी वजह जो है कॉमन वजह है, जो एक पहली वजह होती है कि कोई दवाई ऐसे खा ली जिसके गुर्दे पे जिससे असर पड़ता है, तो ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग आते हैं जो गलत दवाई खाने की वजह से जिनके गुर्दे में असर पड़ा होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपने डॉक्टर खुद ना बने, कोई भी दवाई आप बगैर अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना लें। खास करके जो इस ग्रुप्स में जो दर्द कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसमें वोविरान बहुत कॉमन है, एसिक्लोफेनेक बहुत कॉमन है, लाइजर डी, ये करके ये दवाइयाँ अगर आप ज़्यादा खाएंगे या अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप एक डोज भी खाते हो तो इससे भी गुर्दे पे असर आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी वजह होती है एक्यूट किडनी में जो फेलियर होने के, उसमें इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस जब भी हों अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसका इलाज लें। तीसरी वजह जो होती है कि आपका बीपी, ब्लड प्रेशर किसी भी कारण से कम हो गया, जैसे आपको लूज मोशंस हो गए, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से बीपी कम हो गया, तो इन सिचुएशन में अगर जैसे स्पेशली लूज मोशंस हैं तो आपको अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। ORS जो फ्लूइड है वो लेना चाहिए। अगर उससे पूरा नहीं हो रहा है तो आपको एडमिट होकर फ्लूइड्स लगाने चाहिए। क्रोनिक की बात की जाए तो क्रोनिक क्या है? ये भी एक डिजीज है क्या किडनी को लेकर? क्रोनिक का मतलब जैसे कि लफ्ज़ क्रोनिक है, इसका मतलब है कि गुर्दे की ऐसी बीमारी है जो काफ़ी टाइम से रह रही है। तो जो टाइम यूजुअली हम फिक्स करते हैं कि अगर किसी को गुर्दे की बीमारी है जो 3 महीने से ज़्यादा से चल रही है, तो इसमें फिर गुर्दे में अंदर ऐसे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं कि अगर जिस वजह से वो गुर्दे की बीमारी शुरू हुई थी, अगर हम उसको हटा भी दें तो तब भी वो गुर्दे की बीमारी जो है वो रह जाती है और वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। इसमें सबसे प्रमुख जो है कॉमन जो वजह होती है वो शुगर, जैसे मैंने बताया, शुगर होता है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां होती हैं, कभी पथरी की बीमारी होती है, और इसके अलावा जो जेनेटिक है वो वजह होती हैं इसकी। इसी बीमारी की बात करें तो अगर क्रोनिक हो जाए तो कब हमें जो है डायलिसिस कराना चाहिए? देखिए इसमें जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमें सिम्टम्स तकरीबन आते हैं जब 50% गुर्दा का काम करना, दोनों गुर्दे 50% पे काम कर रहे हैं, उससे पहले यूजुअली सिम्टम नहीं आते हैं। अब 50% से 90% तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। तो ये टाइम हर एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी की वजह से आपका गुर्दा खराब हुआ है। अगर तो कुछ जो सूजन वाली बीमारियां हैं गुर्दे में, जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, उनमें कुछ ऐसी तेज़ बीमारियां होती हैं जो बहुत जल्दी गुर्दे को ख़राब कर सकती हैं, महीनों में गुर्दे को ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा अगर दूसरी साइड हम देखें तो जो गुर्दे की ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसको हम ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं, तो वो बीमारियां जो हैं वो बहुत स्लोली गुर्दे को ख़राब करती हैं। तो वो उनमें 15 साल 20 साल भी लग सकते हैं कि जब से आपको गुर्दे की बीमारी पता चली और 20 साल के बाद जाके आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। इनके दोनों के बीच में आता है फिर शुगर के रिलेटेड। ये शुगर की बीमारी ये ना तो ये बहुत फास्ट है और ना ही ये स्लो है, तो वो इन बिटवीन दोनों के फॉल करती है। तो जब 90% से ज़्यादा हमारा गुर्दा ख़राब हो जाएगा, 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर देगा, तो उस समय पे गुर्दे के अंदर ऐसे जो जिस्म के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम आने लग जाते हैं, जिनको फिर डायलिसिस या फिर बाकी जो इसके रीनल रिप्लेसमेंट मोडेलिटीज़ होती हैं उन पे जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर किडनी की बात करें तो कितनी % अगर किडनी जो है हमारी वो डैमेज हो गई है तो तब जाकर हमें डायलिसिस करवाना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने बोला यूजुअली 90 से 90 to 95% किडनी डैमेज हो जाए उसके बाद जाके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमने इसको पेशेंट को मैनेजमेंट के लिए हम स्टेजिंग करते हैं, उसको हम CKD स्टेज 5 बोलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कितना फिल्ट्रेशन वो 1 मिनट में कर रहा है ब्लड को। तो अगर वो 1 मिनट में एक गुर्दा 10 ml ही ब्लड फिल्टर कर रहा है तो इसके नीचे जब इतना कम हो जाए तो तब जाके सिम्टम आ जाते हैं और तब हमें डायलिसिस करना पड़ता है। नॉर्मल गुर्दा जो है वो 1 मिनट में 120 ml ब्लड को फिल्टर करता है। ये अगर 10 ml तक पहुंच जाए कि 1 ml में वो टोटल 10 ml ब्लड फिल्टर कर रहा है, तो उस टाइम पे जाके हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी भी डायलिसिस के बारे में पता नहीं होगा, तो आप बता देंगे कि आखिर डायलिसिस है क्या? देखो, जब गुर्दा फेल हो जाता है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो एक तो होता है कि आप जो डायलिसिस पे आओ। डायलिसिस 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि डायलिसिस
आप ब्लड को बाहर निकाल के उसको मशीन पे लगाओ और उसको साफ़ करो, तो इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि जो पेशेंट का ब्लड है वो जिस्म से बाहर निकाला जाता है, एक पाइपिंग होती है, उसको एक मशीन के थ्रू घुमाते हैं, और वो मशीन जो है वो एक आर्टिफिशियल किडनी यानी बनावटी गुर्दे का काम करती है, जो खून को साफ़ करता है और फिर वो वापस पेशेंट के शरीर में चला जाता है। तो इसके लिए कभी या तो गर्दन में या पाँव में हमें ब्लड लेने के लिए एक छोटे से पाइप या कैथेटर लगाना पड़ता है, लेकिन उससे बेहतर होता है कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसके हाथ की नसों का ऑपरेशन कर दिया जाए और वो नसें सीधी कर दी जाए, ताकि हम उनसे छोटी सुई लगा के ये डायलिसिस के लिए ब्लड जिस्म से ले पाएँ। उसको फिस्टुला वाली जो है सर्जरी बोलते हैं। एक जो कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारे पेशेंट्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि फिस्टुला बनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, बट फिस्टुला आपको जो ही आपका क्रिएटिनिन 4-5 के ऊपर जा रहा है, 4 के ऊपर जा रहा है, तो आपको फिस्टुला बना लेना चाहिए, क्योंकि फिस्टुला सर्जरी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन ये इसमें फिस्टुला तैयार होने में टाइम लगता है। यूजुअली 1 से 2 महीने लग जाते हैं कि अगर आज आपने फिस्टुला बनाया तो वो 2 महीने बाद जाके तैयार होगा। और कई बार तो ये पहला फिस्टुला सक्सेसफुल भी नहीं होता है, क्योंकि नसों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमें दोबारा बनाना पड़ता है। तो फिस्टुला को बनाने में मरीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए। जब भी उनका डॉक्टर उनको एडवाइस करे तो फिस्टुला बना लेना चाहिए। खासकर अगर क्रिएटिनिन 4 से ऊपर लगातार रह रहा है तो 4-5 के बाद उनको फिस्टुला बना लेना चाहिए। एक दूसरी ऑप्शन होती है डायलिसिस की, जिसको हम CAPD या पेट की डायलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पेट के अंदर एक छोटा पाइप या कैथेटर हम उसको बोलते हैं, वो फिट कर देते हैं, और एक किस्म का पानी जो है वो आता है, उसको हम फिर पेट में दिन में 3 बार भरते और निकालते हैं, तो वो पेट में जाके खून को साफ़ करता है। तो इसको CAPD बोलते हैं। तो ये भी दूसरा ऑप्शन है, ये भी इस पर भी पेशेंट जा सकता है। जो ब्लड वाला डायलिसिस है उसमें मरीज़ को हर हाल में डायलिसिस सेंटर में ही आना है, जहाँ मशीनें लगी होंगी, जहाँ पे सारी फैसिलिटी होगी। लेकिन पेट वाला डायलिसिस आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो डायलिसिस तो मोटा मोटा ये 2 तरह का होता है। अच्छा, ये बात समझे, क्योंकि जब आपकी किडनी अगर ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि उसे रिप्लेस किया जाए, यानी कि ट्रांसप्लांट जो आजकल आ गया है, ट्रांसप्लेशन आ गई है। तो अगर किसी मरीज़ को ट्रांसप्लांट जो है किडनी करनी है, तो उस मरीज़ को मतलब क्या कर सकते हैं, उस मरीज़ के लिए कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? देखो, ये तीनों एक्चुअली डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ये दोनों किडनी की रिप्लेसमेंट फंक्शन है। मतलब रिप्लेसमेंट है कि अगर आपका गुर्दा काम नहीं कर रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इन तीनों में से अगर देखा जाए, अगर मुझे आप पूछेंगे कि कौन से वाला सबसे अच्छा है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली ट्रांसप्लांट जो है वो नंबर 1 ट्रीटमेंट है। और हर पेशेंट जिसका गुर्दा इतना फेल है कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, उसको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। अब ट्रांसप्लांट किन पेशेंट का हो सकता है? हर ESRD पेशेंट को एवेल्यूएट किया जा सकता है कि क्या उसकी जो बॉडी है वो इतनी ट्रांसप्लांट को सह पाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो CKD पेशेंट्स होंगे वो ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा शायद हमारी स्टेट में जम्मू में खास करके ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है फ़िलहाल तक, और बाहर जाना पड़ता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसमें एक जो है किडनी देने वाला होना चाहिए। और जो किडनी देता है उसका पहले पूरे जांच होते हैं, टेस्ट होते हैं, अगर उसका शरीर स्वस्थ होता है तो ही उसका गुर्दा लिया जाता है। तो गुर्दा देने से उसकी उम्र पे, लाइफ पे या आगे गुर्दे में कोई प्रॉब्लम होने में नहीं होता है। जितने भी दुनिया भर में लोगों ने गुर्दा दिया है, उनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टडी आई हैं, उसमें से गुर्दा देने की वजह से पेशेंट की डेथ होना या जो देने वाले की डेथ होना या उसको आगे गुर्दे की बीमारी होना, ये बहुत अनकॉमन है, ये नेग्लिजिबल है, और अदर ये नॉन एग्जिस्टेंट है। तो गुर्दा देने के लिए अगर कोई आपकी फैमिली में है जिसको गुर्दे की ज़रूरत है और आप हैं जो गुर्दा देना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ये शंका है कि मैं आगे जाके मुझे गुर्दे की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, या ऐसा ना करे मेरी कुछ वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या जो भी आपके आसपास है उनको सपोर्ट कीजिए, वॉलंटरीली आके अपनी किडनी डोनेट कीजिए। और किडनी दान करना एक बहुत बड़ा काम है,
और जो डोनर्स हैं वो रियली हमारे लिए हीरोज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सारी बातें डॉक्टर साहब ने बता दी कि मैं आपसे बात यही करने वाला था कि क्या जो डोनर है जो देना चाहता है, क्योंकि आजकल बहुत डर रहता है लोगों में, जो आपने बड़ी अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो डोनेट करने वाला है अपनी किडनी, क्या उसे भी मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि अगर बहुत सारे मेरे पास भी मरीज़ आते हैं जिनके डोनर्स होते हैं कि डॉक्टर साहब हम गुर्दा दे तो दें, फिर हमें कितने साल तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये गुर्दा देने का ऑपरेशन इसी तरह है जैसे आप मोटा मोटा समझ लो आप गॉल ब्लैडर निकाल रहे हो। अब सर्जरी शायद गुर्दा देने वाली थोड़ी सी इससे बड़ी हो, लेकिन है सेम है। तो 4-5 दिन आप एडमिट रहोगे, उस 5 दिन में जो नॉर्मल सर्जरी की आपकी मेडिसिन चलेंगी वही चलेंगी, उसके बाद आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, एक्सेप्ट कि अगर आपको और कोई आगे दिक्कत निकलती है उसकी मेडिसिन, बट गुर्दा देने की वजह से आपको कोई भी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी। पथरी की बात करें, ये सबसे कॉमन हो गया आजकल, हर एक व्यक्ति में, छोटे छोटे बच्चों को भी पथरी हो जाती है, बुजुर्गों को हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। स्पेशली अगर हम J&K को देखें तो जो ये हमारा बेल्ट है इसको स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। J&K के इस रीजन को। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे शायद जो हमारे वाटर की जो मिनरल कंटेंट्स हैं या जो हमारी डाइट है वो कुछ ऐसी है कि स्टोन की डिजीज़ यहाँ बहुत कॉमन है। स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट होता है एक तरह का स्टोन, वो बहुत कॉमन है। तो इनसे बचने के लिए पहले तो ये है कि हर बंदे को अपनी डाइट पे वो ध्यान देना चाहिए, खास करके कि पानी का इंटेक। उनको दिन में इतना पानी पीना चाहिए कि जितना, एक तो अपनी प्यास को देख लें, जो ही उनको प्यास लग रही है पानी पी लें। दूसरा, अपने पेशाब का जो कलर है उसको भी मॉनिटर कर लें। अगर आपका पेशाब येलो आ रहा है, मतलब पीला जैसा आ रहा है और पानी जैसा नहीं है, जो पानी जैसा पेशाब होता है उसको हम कलरलेस बोलते हैं। तो नॉर्मली आपका पेशाब जो है वो कलरलेस, मतलब पानी की तरह होना चाहिए। अगर आपका पेशाब पानी की तरह होगा तो आप में गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पीला आएगा, पीले का मतलब ये है कि उस पेशाब जो बन रहा है उसमें जो नमकियात हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, तो वो जो भी नमक होता है वो फिर बैठ जाता है गुर्दे के जो रास्ते हैं उनमें, और वही जमा होते 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 फिर आगे जाके पथरी बन जाती है। तो सबसे बड़ी तो जो इंटरवेंशन इनको पथरी को बचाने के लिए होगी वो होगी पानी एडिक्वेटली पीना। अभी एडिक्वेट कितना पीना चाहिए ये भी एक हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। एवरेज अगर हम लें तो एटलीस्ट 2 लीटर पानी, जो जिनको गुर्दे की बीमारी नहीं है उनको 2 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। लेकिन यही 2 लीटर एक जो फील्ड में काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, उसके लिए 10 लीटर 8 लीटर भी हो सकता है, क्योंकि उसका बहुत पसीना निकलता है और उसका पानी चमड़ी के रास्ते निकल जाता है। और यही जैसे हम AC में बैठे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो सकती है। तो 2 चीज़ें जो आपको गाइड करेंगी, एक आपको प्यास कितनी लग रही है और दूसरा आपका पेशाब का कलर। इनके हिसाब से आप मोटे तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं। और आप समझ भी गए होंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए। सर, डाइट जो है, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप इंसान को अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए और हेल्दी रहने के लिए? क्या डाइट लोगों को रखनी चाहिए अपनी? ये जैसे आम जो जनरल पॉपुलेशन के लिए वैसे भी हम बोलते हैं कि एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। उससे हमारा मतलब ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, जो फैट्स हैं उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, फ्रूट हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और पानी तो मैंने आपको बता दिया। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन में खास करके जैसे मीट है, चिकन है या मटन है, तो ये हमें लेना है, लेकिन एक लिमिटेड उसमें। हम अगर डेली 2-2 बार दिन में मटन लेंगे, जैसे हमारे कुछ एरियाज़ में ये हैबिट है, तो वो भी फिर गुर्दे पे लोड डालते हैं और उससे भी गुर्दा ख़राब होने का वो रहता है। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो लेते हैं वो आई वुड सजेस्ट कि वो 2 या 3 टाइम वीक से ज़्यादा ना लें। डेली 2-2 बार तो ऑफ कोर्स ये रिकमेंडेड नहीं है। तो हेल्दी डाइट में आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच, लो फैट, नमक कम और एवरेज प्रोटीन डाइट होगी। ओवरऑल अगर हम इस सभी बातों को समराइज़ करें तो किडनी के बारे में आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? और एक चीज़ और कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे सुझाव चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? जो गुर्दे से, जैसे आपने बोला कि कैसे गुर्दे से इनकी बीमारियों से बचें कैसे,
तो उसमें तो पहले तो यही है कि एक हेल्दी अपनी डाइट हेल्दी रखें, आप डेली एक्सरसाइज करें 30 to 45 मिनट्स, जो हमारी साइंटिफिक रिकमेंडेशन होती है कि आप एटलीस्ट आधा घंटा एक ब्रिस्क वॉक करें डेली। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। आप अगर डायबिटिक हैं तो आप अपनी शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करें। प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मरीज़ पहले तो शुगर का पता नहीं चलता है कि शुगर है, और जब पता चलता है तो फिर उसका इलाज पूरा जितने टारगेट तक होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऐसे मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अपनी खाली पेट जो फास्टिंग शुगर होती है उसको 130 से नीचे रखना चाहिए। जो रैंडम या 2 घंटे के बाद वाली होती है उसको 180 से नीचे रखना चाहिए। और इसमें हम एक 3 महीने का टेस्ट करते हैं जिसको HbA1c बोलते हैं, वो 8 से नीचे रखना चाहिए। और अगर आपके जो ये पैरामीटर्स हैं इन टारगेट्स में नहीं हैं तो जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर साहब हैं आप उनसे राय लें और अपनी मेडिसिन एडजस्ट कराएं, और अपनी मेडिसिन को रिलीजियसली लें। मेडिसिन जो शुगर की है या ब्लड प्रेशर की है ये ऐसी है जो आपको लाइफ लॉन्ग खानी है। हाँ, इनका डोज टाइम के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने शुगर या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाई और बहुत सारे मरीज आते हैं वो तो शुगर तो ठीक हो गया था फिर मैंने छोड़ दी, और फिर आगे जाके शुगर भी बढ़ी हुई होती है और वो बाकी जिस्म के हिस्सों को भी डैमेज किया होता है उसने। इसी तरह ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी रेगुलरली खानी चाहिए, और उसको भी रफली 140-90 से जो उनका ब्लड प्रेशर है नीचे उस टारगेट तक रखना चाहिए। और अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कोई भी एडिक्शन है तो उससे बचना चाहिए। और कम से कम इस 1 साल में आप अपने पेशाब के या गुर्दे के टेस्ट, हम जो यूरिया क्रिएटिनिन होता है, शुगर का टेस्ट होता है, पेशाब का टेस्ट होता है, वो जांच करा लें। और अगर हम दूसरा आपने पूछा था कि आप से कैसे मिल सकते हैं, तो ये से पल्स हॉस्पिटल है, ये छन्नी में जम्मू दरबार के पास, यहाँ तो हम डेली होते हैं। तो अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो वेबसाइट से भी इसका पता और जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो लेके कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें अपना समय देने के लिए। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल थे और सब कुछ इन्होंने बता दिया, क्या चीज़ें, क्या बीमारियां हैं, कैसे बचा जा सकता है, और किडनी से कितनी सारी बीमारियां जो अब लोगों को हो रही है जिसमें पथरी बड़ी कॉमन रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से बताई है और सुझाव भी दिया है कि कैसे बचा जाए। और अगर कहीं ना कहीं आप उस स्टेज तक पहुँच गए हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो ज़रूर जाइए। और डायलिसिस के बारे में उन्होंने बता दिया है। ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, ये DM है नेफ्रोलॉजी, और यहाँ इस वक्त पल्स हॉस्पिटल में हैं। अब पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बैनर भी लगा हुआ है पल्स हॉस्पिटल, और जो भी इनसे मिलना चाहता है यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी आपका रास्ता यहाँ पर हो जाएगा। ये डायरेक्टर डायलिसिस एंड नेफ्रोलॉजी हैं पल्स हॉस्पिटल जम्मू में, छन्नी हिम्मत में है। आपको नेट पर भी इनका यहाँ से कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जो हमारे साथ बात हुई है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ कहना इसमें एक जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे डायलिसिस पेशेंट्स को कि शाम के टाइम पे या आफ्टरनून टाइम पे, जो जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया PGI से तो मैंने देखा कि एमरजेंसी डायलिसिस एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे मरीज शाम को आते हैं तो सेंटर्स क्लोज होते हैं। तो इसको हमने ओवरकम करने के लिए हमने डेडिकेटेड एक टीम रख ली है जो रात में किसी भी टाइम डायलिसिस में अवेलेबल होती है। तो एमरजेंसी डायलिसिस और एमरजेंसी कंसल्टेशन के लिए भी हमने फैसिलिटी रखी है, ताकि रूटीन तो सभी देखते हैं बट जब एमरजेंसी पड़ती है पेशेंट को तो आई थिंक वो एक पैरामीटर्स था जो मिसिंग था। तो हमने कोशिश की है कि वो भी हम इसमें टाइमली उनको ट्रीटमेंट दे पाएँ। तो एमरजेंसी डायलिसिस भी 24/7 अवेलेबल है। तो आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इमरजेंसी हुई तो 24 घंटे अवेलेबल हैं, यहाँ आ सकते हैं। दीजिए इजाज़त।